हेलो। 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 अच्छा, ये बताइए कि इस बीच में ऐसी कौन सी बड़ी घटना घटी है जिसने आप लोगों को परेशान भी किया है और कोई ओपिनियन भी बनाई है। आप पहले बताइए कि आपके लिए इस सप्ताह सबसे बड़ी घटना कौन सी घटी है जिसने आपको काफ़ी उद्वेलित किया है। एक तो सबसे बड़ी घटना थी मणिपुर में जो हिंसा फिर से दोबारा भड़की 7 हम्म। अप्रैल को। हम्म। और फिर उसके बाद आशा जी का ऐसे चले जाना हम्म। और 12 अप्रैल को। तो हम्म। ये दो बड़ी घटनाएं मुझे याद आती आपने एक हैं। घटना और भी मुझे बताई थी जो कैंसर पेशेंट से रिलेटेड थी। हाँ, वो कल एक रिपोर्ट निकली थी इंडियन एक्सप्रेस में। हम्म। एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन, वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस, उनके साथ मिलके, आईसीआईजी के साथ मिलके, यानी कि इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उनके हम्म। साथ मिलके उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन पब्लिश की। हम्म। आज उसका दूसरा पार्ट निकला है, अभी मैं उसको भी पढ़ूंगी और ध्यान से। कल जब मैंने उसको पढ़ा था तो मुझे ये पता चला कि एक इम्यूनोथेरेपी ड्रग है, हम्म। कीट्रूडा नाम है उसका। तो कीट्रूडा। ओके। कीट्रूडा, तो उसके उसके बहुत से काउंटरफीट वायल्स मिल रहे हैं मार्केट में, हाँ जो हाँ। कि लोगों को डिस्काउंट पे बेचे जा रहे हैं धोखे में। उसमें एंटी फंगल मेडिसिन हैं, एंटी कैंसर मेडिसिन नहीं। तो मतलब कैंसर की दवा में कैंसर का मतलब कैंसर की दवा तो है, पर वो कैंसर की दवा नहीं है। हाँ, वो कैंसर की दवा नहीं है। उसमें जो कुछ भी लिक्विड भरा हुआ है वो एंटी फंगल है। हाँ, एंटी फंगल है। वाह। तो पहले ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, 11-12 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, कई लोग बेल पे बाहर भी हो चुके हैं। हम्म। तो मतलब वो कर यही रहे हैं कि पहले वो एम्प्टी वायल्स कलेक्ट करते हैं कहीं से, जो ऑलरेडी यूज्ड बैचेस के वायल्स हैं, हम्म। क्योंकि नया बैच जब भी आता है तो। कहने का मतलब जिस शीशी में दवा होती है हम्म। वो शीशी खाली करके, मतलब उस दवा को यूज कर लिया जाता है, वो शीशी खाली हो जाती है और वो शीशी ले करके वो उसमें एंटी फंगल दवाई भर देते हैं और हाँ। फिर उसको कैंसर की दवाई के दाम में ही बेचते हैं। वो कहते हैं कि डिस्काउंट पर है। हाँ, डिस्काउंट पर दे रहे हैं। असल में वो दवा एक 100 mg का जो वायल है वो 1.5 लाख का मिलता है, जो कि सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो उसका एक वायल भी खरीदना बहुत महंगा पड़ जाता है। तो अगर वो किसी को 90,000 में वायल मिल मिल रहा है किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू, किसी फार्मासिस्ट के थ्रू, वो अपने मतलब हिसाब से देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो हॉस्पिटल की क्रेडिबिलिटी है या फिर हॉस्पिटल से ले रहे हैं, वो किसी दूसरे फार्मासिस्ट या किसी थर्ड पार्टी से ले रहे हैं वो। तो वहाँ से लेकर के वो ऐसे ही जो लोग होते हैं, वो जो मीडिएटर होते हैं, जो स्मगलर होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे बीच के लोगों को पकड़ते हैं, किसी फार्मासिस्ट को पकड़ा या फिर किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर डाल दिया, तो वहाँ पर उनको मिल गया, तो वहाँ पर वो उसको डिस्काउंट पे दे रहे हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें ऐसे डिस्काउंट पे भी मिल रही है तो कम से कम हमारे लोग, अपने लोग बच जाएंगे। तो वो लोगों की वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए डिस्काउंट पर ऐसे दे रहे हैं, तो लोग बिना ज़्यादा सोचे समझे उसको ले रहे हैं और वो निकलती हैं गलत दवाइयाँ। तो इसी पर बेस्ड एक इन्वेस्टिगेशन थी, तो कैसे उन्होंने, दिल्ली पुलिस ने कैसे उस गिरोह को पकड़ा, कई लोगों को तो पकड़ा। मतलब आपको ये न्यूज़ पढ़ने के बाद आपका मन खराब हो गया, तो आपने क्या सोचा कि मतलब क्या चल रहा है देश में। मैंने सोचा कि मतलब जैसे जो जेन्युइन चीज़ें होनी चाहिए, जो लोगों तक दवाइयाँ सही पहुँचनी चाहिए, जिससे लोग वाकई ठीक हो सकते हैं, वो उन तक नहीं पहुँच पा रही हैं। और इसका हर मतलब ये जगह। है कि कैंसर से मोर्टेलिटी रेट और बढ़ ही जाएगा, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि कैंसर से कौन बचता है। हाँ। हमारे यहाँ देश में कैंसर अगर किसी को हो गया तो कैंसर जिस दिन पता चलता है उसी दिन पूरा परिवार मर जाता है और ये कहा जाता है कि ये हमारे भाग्य में ही था। हम्म। तो अगर मान लीजिए कि कैंसर की दवाई से बचने का कोई चांस होगा भी, रिसर्च हुए भी होंगे और रिसर्च दावा करते भी होंगे कि लोग बच सकते हैं एक डेफिनेट टाइम तक इलाज होने के बाद, तो अगर वो नकली ही दवाई खाएंगे या नकली ही दवाई उपलब्ध होगी उन्हें, तो पक्का है कि कैंसर से बचना मुश्किल ही होगा, मतलब नामुमकिन होगा। हाँ, बिल्कुल। अब ऐसे ऐसे ही उसमें केस दिया हुआ था कि एक महिला थी, उनके पास उन्होंने दो, बड़ी मुश्किल से दो वायल्स लिए, और पहला पहला वायल तो ठीक है ले लिया, दूसरा वायल लेने के बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई और बहुत जल्द ही
उनकी मौत हो गई। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि एंटी कैंसर मेडिसिन तो उनको मिली ही नहीं, और फिर और उनके घर वालों को लगा कि हमने इलाज करवाया, ये शायद उनकी किस्मत में था। उनको ये नहीं पता था कि वो असल में वो दवाई ही नकली थी जो उनको मतलब मिली। नकली दवाई खा रही थी तो मर तो जाना ही था, उसको मरना तो तय था। हम्म। लेकिन लोगों को ये लगता है कि कैंसर उनके भाग्य में लिखा था, कैंसर से मौत उनके भाग्य में लिखी थी। हाँ, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये दवाई नकली हो सकती है या फिर हमने डिस्काउंट पे लिया है तो कुछ और भी हो सकता है। उन्होंने बिल्कुल नहीं, उनको ये लगा कि वो कैंसर से ही मर गई, और मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोशिश की लेकिन तब भी वो बच नहीं पाई, इवन दो दो मतलब वायल्स के बाद। कीटूडा नामक दवाई हम्म। जो एक इम्यूनो ड्रग है, हम्म। जो व्यक्ति के या कैंसर पेशेंट के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, ना कि रेडिएशन से सेल्स को नुकसान पहुंचाए। हम्म। वो दवाई उसके नाम पे आपके देश में एंटी फंगल दवाइयाँ दे रहे हैं। एंटी फंगल दवाई, एंटी कैंसरस की जगह एंटी फंगल दिया जा रहा है। ओके। पुलिस को जब पता चला तो उन्होंने वो बैचेस के जो यूज्ड बैचेस थे उनके सैंपल्स मैच कराए, तो वो सेम बैच के निकले, जबकि हर दवाइयाँ अलग बैच में हाँ, तो आती जब है। जब जब वाइल्स भरे जा रहे हैं किसी पहले यूज्ड शीशी के अंदर, तो वो तो पकड़े ही जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें तो स्कैंड होती हैं ना। हाँ, ये चीज़ फिर ऐसे ही उन्होंने पता लगाया धीरे धीरे, इन्फो निकाल के बाकी हॉस्पिटल से कि वहाँ पर कौन कौन से बैचेस यूज़ हुए थे, इनके पास से कौन कौन से मिले हैं, फिर उनको मैच कराया तो वो सेम निकले। तो बीच में कहीं कहीं इस पूरे प्रोसेस में, जैसे जब ये दवाई दी जाती तो कहीं कहीं लूप होल्स होते हैं, तो उन्हीं को उन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। एम्प्टी वायल्स निकाले, यूज्ड वायल्स जो थे, जो ऑलरेडी कैंसर पेशेंट्स को दिए जा चुके थे, उनको निकाला, फिर उनका उनमें गलत दवाइयाँ भरी, फिर उनको दूसरे मार्केट के थ्रू बेचा। आप बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है देश में? आपको कुछ मतलब ये सारी कहानी सुनने के बाद आपको लगता होगा दिमाग में कि ऐसी चीजें अक्सर हमारे देश में हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम लोग इससे पैसा कमा लेंगे, और वो सोचते हैं कि थोड़ा घपला कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है, बहुत लोग करते हैं, ये लोग सोचते होंगे। और जो खरीदने वाले होते होंगे वो सोचते होंगे हमको सस्ते में मिल जा रहा है, बाकी तो बहुत महंगा है, जो आपको अफोर्ड नहीं नहीं लगता कर कि पाते भारत हैं। में डिस्काउंट की आदत पड़ गई है लोगों को? हाँ। आप लोग देखती होंगे कि कपड़े या ऐसे तमाम सारी चीज़ों पर कीमत लिखी होती है 3,000, वो मिलते हैं 250 में। हाँ। लोगों को लगता है कि मैंने 3,000 रुपए का कपड़ा खरीदा, पर वो 250 में मिल गया, तो उससे उनके जो बीच का जो गैप है उसमें उनको बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है, जबकि असल में उसकी कीमत 250 ही होती है। वो वैल्यूएबल नहीं होता, मतलब इतनी वैल्यू उसकी होती नहीं है। लेकिन ये जो गौरव का मामला है वो क्यों होता होगा? क्योंकि उसमें लिखा कुछ और था, हमने कम में खरीद लिया और हमको फायदा हो गया। इसका रीजन क्या है? इससे उनको लगता है कि मतलब हमने बहुत सारे पैसे बचा लिए, एक साथ इतने सारे पैसे बचा लिए और हमें कम पैसे में मिल गया, और हम अच्छा कपड़ा भी पहन रहे हैं, उनको मतलब ऐसा उनको ये लगता होगा कि बहुत 3,000 या 4,000 रुपए के कपड़े को हम पहन रहे हैं, कोई खास बात उनमें है, इसलिए उनको 250 में मिल गया, या फिर उनके साथ मिलकर पूरी कंपनियां चाल चल रही हैं। कंपनियां तो चाल चल ही रही हैं, और वो भी इसीलिए धोखे में आ जाते हैं, उनकी चाल में फंस जाते हैं कि हमें तो बहुत सस्ते में मिल गया कपड़ा, जबकि असल में वो उतना महंगा होता ही नहीं है। उसका जो फैक्ट्री कॉस्ट आती है, जो मेकिंग कॉस्ट आती है, वो बहुत कम आती है, वो तो बाकी मार्केटिंग चार्जेस लगते रहते हैं, तो वो एमआरपी इतनी बढ़ जाती है। ये बात तो है। और इस बीच में एक बहुत बड़ी गायिका का निधन हुआ है, वो मेरी फेवरेट गायिका भी हैं, मेरी मात्र एक फेवरेट गायिका वही है, आशा भोसले। आशा भोसले के बारे में कुछ बता पाएंगी आप? जी, उनका जन्म 8 सितंबर 1933 में हुआ था। 1933 यानी आज़ादी के कितने साल पहले? 1947 में देश आज़ाद हुआ था। हाँ। और 1933 में वो पैदा हुई थी। 14 साल। वो हाई स्कूल में रही होंगी। हाँ। तो मुझे ये पता चला कि उनकी रुचि सिर्फ इंडियन म्यूजिक में ही नहीं थी, वो फॉरेन म्यूजिक में भी उनकी काफ़ी थी रुचि।
तो वो पॉप म्यूजिक में भी थी। तो कई फॉरेन बैंड्स जो ब्रिटिश बैंड्स थे उनके साथ भी वो गाया है हाँ, उन्होंने। उन्होंने 2025 तक गाया। 2025 में उन्होंने एक एल्बम में काम किया था, गोरिल्लाज नाम है। हाँ, हम्म, उसमें उन्होंने काम किया था। तो वो ये बिलीव करती थी कि अगर किसी के पास भी सुर है और उसके पास डिजायर है गाने की, तो वो गा सकता है। उसको सुर और डिजायर। हाँ, वो रियाज करे तो वो गा सकता है। हम्म, और जब वो छोटी थी, जब वो सिर्फ 9 साल की थी, तो उनके पिता मिस्टर दीनानाथ मंगेशकर की डेथ हो गई थी। और उसके बाद से फिर लता मंगेशकर ने दीनानाथ मंगेशकर खुद बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे। हाँ, और अभिनय भी करते थे तमाम सारी फिल्मों में, मराठी फिल्मों में तो करते थे। उसमें फिर उन्हीं से उनको समझ में आया। और बाकी लता जी भी उनकी बड़ी सिस्टर थी, तो सबका ध्यान रखती थी। जब एक बार लता जी ने आशा जी से कहा उनकी शादी के बारे में, तो उन्होंने घर छोड़ दिया आशा जी ने अपना। आशा जी भाग गई थी घर छोड़ के, पता है। एक ऐसे आदमी के साथ भागी थी जो लता जी का सेक्रेटरी था। अच्छा। हाँ, लता जी का सेक्रेटरी था, गणपत राव करके कुछ नाम था उनका। गणपत राव भोसले। गणपत, हाँ, भोसले। तो उनके साथ वो भाग गई थी और वो बहुत चालाक आदमी था। वो पहले के दौर में ऐसे तमाम सारे लोग घूमा करते थे जो टैलेंटेड लोगों को अपने वश में कर लेते थे, इम्प्रेस कर लेते थे। और फिर उनके दिमाग में रहता था कि ये तो बहुत पैसे कमा सकता है, तो अल्टीमेटली मैं ही इसका मालिक बनूंगा। तो उनका भी इंटेंशन कुछ ऐसा ही था। उनका इंटेंशन बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि आशा भोसले उनके आधी उम्र की थी। तो ऐसी चीज़ें अगर आज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये साफ साफ लगता है कि ये बहुत बड़ी चालबाजी थी, चालाकी थी। अगर लता जी का सेक्रेटरी था वो, तो उसको उनकी बहन को लेकर के भागना नहीं चाहिए था। ये भी थोड़ा स्मार्ट थी। स्मार्ट क्या थी, 14 साल के लोग कितने स्मार्ट होते हैं, उतनी स्मार्टनेस उनमें भी थी। उनको प्यार हो गया था उनसे, और फिर वो छोड़ के चली गई, मतलब लेके चली गई साथ में। आपने पढ़ा होगा ये बात। हाँ, लता जी ने अपनी बुक में भी लिखा था, मराठी बुक है उनकी एक, फूले वेचिता। उसमें उन्होंने लिखा था कि वो बातचीत नहीं करती थी क्योंकि उन्होंने घर छोड़ दिया था आशा जी ने। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो नहीं थे, भोसले नहीं थे, आप मिस्टर भोसले नहीं थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी में चलेंगी। लता जी ने पूछा आशा जी कहाँ से। चलेंगी? कॉफ़ी पीने। अच्छा, कॉफ़ी पीने, ओके। हाँ, तो आज तब उनको लता जी को पता चला कि उनके पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है, बिल्कुल ही नहीं था। तब उनको पता चला कि इसका मतलब ये है कि आशा जी फाइनेंशियली फ्रीडम, मतलब कि उनको फाइनेंशियली कोई फ्रीडम नहीं है। तब फिर ये हुआ कि बाकी लोगों से और पता चला उनके परिवार को कि जो भोसले थे वो क्या करते थे कि उनको कई सारे सिंगर्स के पास 6-5 गाने उनको हर रोज़ गाने पड़ते थे आशा जी को, और इधर से उधर जाना पड़ता था। उसके बाद जब वो घर आती थी, थक जाती थी, तो उनको खाना बनाना पड़ता था। वो फोर्स किया जाता था उनको कि खाना बनाओ। तो सोचो, जिनके साथ वो भाग गई थी उनको कितना प्रेम करते थे। 5-6 गाने गाना पूरे दिन भर में बहुत बड़ी बात होती है। और हाँ, ये बात सही है कि उनका मैक्सिमम वो 7 गाने तक रिकॉर्ड कर चुकी थी। तो आप सोचिए कि जिनके साथ आप भरोसा करके भाग जाते हैं, वो क्या करते हैं। वो इस बात को जानते हैं कि इसका मेरे अलावा कोई नहीं है, क्योंकि सबको तो इसने ऑलरेडी छोड़ दिया है, और फिर अब हम इसका शोषण करेंगे। तो वही भोसले कर रहा था। गणपत राव ही नाम था ना। हाँ, गणपत राव भोसले। उनसे तमाम सारे निर्देशकों के यहाँ ले जाना, गाना गवाना, थका देना, और फिर खाना बनाना, और फिर हाथ भी उठा देते थे वो। ये स्थिति है। इसलिए कि हमेशा सोच समझ के लोगों के साथ भागना और बैठना चाहिए। भागने की तो पहली बात ज़रूरत नहीं है। किसी के साथ भागना ये सबसे बड़ी कायरता है। आप अगर अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो आपकी सुरक्षा कोई और नहीं कर सकता। घर सबसे सुरक्षित स्थान होता है, तो घर में ही रहना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए। किसी लड़के के साथ, किसी आदमी के साथ भागना बिल्कुल नहीं चाहिए। भागने का क्या मतलब है? क्या लगता है? भागने का कोई मतलब नहीं है। क्यों भागे, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग भाग जाते हैं ना, लड़कियां भाग जाती हैं घर छोड़ करके। उनको लगता है कि घर असुरक्षित है, बाहर हम बहुत कुछ कर लेंगे, और बाहर बहुत शोषण होता है।
उनको लगता है हमें फ्रीडम चाहिए तो हम हाँ। भाग जाते हैं, हाँ। अपने 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 पसंदीदा के साथ रहेंगे और फिर उसके बाद फ्रीडम भी रहेगी हमें, हम सब कुछ कर लेंगे, अपने मनपसंद ऐसा चीजें क्यों भी कर होता है लेंगे। कि कम उम्र में ही दिमाग ज्यादा खराब होता है? आप लोग कम उम्र में हैं, बताइए। विकसित नहीं हो पाता है दिमाग उतना, क्योंकि एक्सपीरियंसेस कम होते हैं, दुनिया इतनी देखी नहीं होती है लोगों के, और अन्य चरित्र नहीं देखे होते हैं, तो उनको लगता है सब अच्छा है, हमारे साथ भी सब अच्छा ही होगा, कुछ बुरा तो घर हो के ही नहीं लोग बहुत सकता। खराब है। हाँ, वही खराब है, वही हमको ज़्यादा रोकते टोकते हैं। तो बाकी बाहर तो हम अपने मन से रह लेंगे, जी लेंगे, खा पी लेंगे, सब कर लेंगे, अपना मैनेज कर लेंगे किसी तरह। उनको पता नहीं होता आपको है। क्या लगता है? आप तो और छोटी हैं, आपका क्या ओपिनियन है इस मामले में? अक्सर लड़कियां ये सोचती हैं कि हम बाहर भाग जाएंगे, हमारे घर वाले ही हमारे सबसे बड़े रोक टोक वाले हैं, हमारे घर वाले ही हमें रोकते टोकते हैं, तो वो भाग जाती हैं किसी लड़के के साथ। और जिस उम्र के लड़के के साथ वो भागती हैं या जिसके साथ भी वो जिसको पसंद करती हैं, वो भी थोड़ा ही 2-4 साल का बड़ा होता है, या फिर बहुत अधिक बड़ा होगा तो फिर तो पता ही है गणपत राव हो जाएगा उसका। ठीक है, तो अगर 2-4 साल बड़ा हुआ तो वो भी तो मतलब अभी स्ट्रगल ही कर रहा होगा, तो फिर कैसे ऐसा हो जाता है? कैसे लड़कियां भाग जाती हैं घर छोड़ करके? उनको इन्फ्लुएंस किया जाता होगा, लोग सोचते होंगे कि बाकी और भी लोग होते होंगे दोस्त, तो वो कहते होंगे अरे चलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे करके बोलते होंगे। और छोड़ते कोई नहीं है। समझ नहीं होती बचपन में, तो ऐसा मतलब ये तो समझ puber- होती है कि भागना है। हाँ इसकी रहती है कि फ्रीडम मिल जाएगा, जब भाग जाएंगे तो फ्रीडम मिल जाएगा। यहाँ घर पे तो सब लोग रोकते टोकते हैं, कुछ होता नहीं है, तो अगर जब बाहर चले जाएंगे तो ये ऐसा ही जीवन चलेगा जैसा चल रहा है यहाँ पे इनके साथ अभी, ये सोचते होंगे। क्या चल रहा होता है जीवन? मतलब कि खुश रहते होंगे, बातचीत करते होंगे अच्छे से, लड़ाई कम होती होगी, और घर पे सब लोग रोकते होंगे, बात डांटते होंगे, बोलते होंगे कि ऐसा मत करो, इसीलिए कैसा मत करो? कि किसी के साथ ऐसे भागो मत, मतलब कि ये पता ही कहाँ चलता है? ये पता कहाँ चलता है कि भाग रहा है कोई, वो तो चुपके से भाग जाता है। मतलब खैर, तो मतलब पता चलेगा तो रोक ही लेंगे लोग। हाँ वो तो पता चल जाएगा, पर घर छोड़ के भागना कौन सा सोल्यूशन है, ये मेरे आज तक समझ नहीं आया। ये क्या सोचती हैं लड़कियां घर से भागने के पहले? मतलब आप लोग पता नहीं कितना बता पाएंगी, पर कुछ तो मतलब आइडिया होगा। क्या सोचते हैं वही टीनेजर्स? यही रहता है कि हम लोग को इतनी आज़ादी मिल जाएगी कि हम कुछ कर सकते हैं, अपना करेंगे कुछ। अगर मेरी कोई रुचि है किसी चीज़ में तो मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी। तो वो तो घर पे भी किया जा सकता है, घर पे अपने बड़ों से बात किया जा सकता है, उनको मनाया जा सकता है, उनको अपने साथ किया जा सकता है। कोई ट्राई नहीं करता घर पे कि ट्राई नहीं करता। ट्राई क्यों नहीं करता? सवाल ये है कि बड़ों से बातचीत करना छोटों को इतना कठिन क्यों लगता है? उनको ये लगता है कि वो पहले ही मना कर देंगे, हम पूछेंगे तो हम पहले हमारे बारे में ये सब सोचेंगे कि हम ये सब कर रहे हैं, फिर वो हमें मना कर देंगे, कहेंगे कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, फिर उसके बाद हमें सुनाएंगे, और चीज़ें होंगी। तो इससे अच्छा है कि हम इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में चले जाते हैं फ्रीडम के साथ। मतलब ऐसा उनको लगता है कि यहाँ पे कोई मानेगा नहीं हमारी बात, कोई सुनेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं, इसीलिए कि हम घर वालों से नहीं बात कर सकते ये सब। मुझे तो लगता है कि अपने बड़ों से इतने इरिटेट हो चुके होते हैं कि वो चाहते ही नहीं कि बातचीत की जाए। पुराना मॉडल छोड़ करके किसी नई दुनिया में, अननोन दुनिया में जाना चाहते हैं। शायद उनको लगता होगा कि वहाँ पर भविष्य सुनहला है, और अननोन चीज़ों में ऐसे भी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। उनको एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी हरकतों से लोग हर्ट हो सकते हैं, इससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि टीनेजर संवेदनहीन ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्या लगता है? बुरा मत मानिएगा आप लोग। हाँ मैं तो हूँ भी नहीं टीनेजर, हाँ क्या लगता है कि संवेदन इनसेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, या वो ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते? हाँ इनसेंसिटिविटी तो होती है, सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा होते हैं। होते हैं। सेल्फ सेंटर्ड मतलब अपना भला हो बस, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, इस तरीके का लगता है। हाँ, ये हो सकता है। इसीलिए
कहा जाता है कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस, बड़ों से बातचीत, उनका एक्सपीरियंस लेना बहुत महत्व रखता है। मे बी आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर कोई पहले भी चल चुका हो, एक्सपीरियंसेस सेम होने वाले हैं, तो बेवजह उसमें कीचड़ में क्यों घुसना और क्यों उस एक्सपीरियंस को लेना। कुएं की गहराई जानने के लिए कुएं में कूदना तो ज़रूरी नहीं है। आप जानकारी ले लीजिए, टेक्निकल जानकारी पूछ लीजिए कि कुआं कितना गहरा है, हमारे डूबने के चांसेस कितने हैं, है या नहीं? सही बात है। ओके, खैर इतना प्रवचन देने का मेरा कोई इरादा नहीं था, फिर भी और बताइए क्या पढ़ा आपने। और बताइए, आपका कौन सी और भी खबर आप कुछ बता रही थी कि और भी कुछ घटनाएं घटी जिसने मुझे काफ़ी उद्वेलित किया। मणिपुर इज इम्पोर्टेंट, हाँ बताइए। हाँ, तो वहाँ पर जो घटना घटी कि मतलब 7 अप्रैल को, जिससे दोबारा फिर हिंसा भड़की और अब 3 साल होने जा रहे हैं मणिपुर की हिंसा को, जो कि अभी तक शांत नहीं हुई। फरवरी में ही वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो नए मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं अब, तो लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं। मतलब अब आप देखिए नए मुख्यमंत्री आने के बाद भी कुछ नहीं सुधरा। नए वहाँ पर मुख्यमंत्री के आने के बाद भी स्थितियां, नहीं। इसका मतलब यह है कि, इसका मतलब जानती हैं क्या, इसका मतलब यह है कि जनता का भरोसा नहीं है, अपने चीफ मिनिस्टर पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर वहां क्यों नहीं गए? डर। कैसा डर? मतलब मुझे तो लगता है कि उनको डर डर रहा होगा कि कहीं एक प्राइम मिनिस्टर को क्या डर है, और वर्तमान प्राइम मिनिस्टर तो काफी निडर है। उनकी निडरता के विज्ञापन निकलते हैं। वो तो मतलब वो तो कहने की बातें हैं, बाहरी बाहरी ऊपरी ऊपरी, अंदर से तो उनको डर रहा होगा कि हम जब एकदम नई जब शुरुआती हिंसा जब भड़की थी, तो वो इसीलिए बच रहे होंगे जाने से कि अगर हम गए तो फिर हो सकता है कुछ हादसा हो जाए या कुछ हो जाए, या फिर उनको बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ जाती, तो फिर उनको ये लगता कि हम जवाब, या एक तो ये बात भी हो सकती है कि वो जवाबदेही मतलब जवाबदेह नहीं होना चाहते। ये बात भी हो सकती है कि मतलब हम कैसे जवाबदेह होंगे जनता के प्रति, उनको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि हम क्या बोलते, लोग तो हमसे पूछेंगे ही और कई कई चीज़ें भी कहेंगे कि आप कैसे मैनेज करेंगे, तो उनको नहीं समझ आ रहा होगा। और उनको इतना ही समझ आ रहा होता हमारे प्रधानमंत्री गृह मंत्री को, तो अब तक 3 साल में स्थितियाँ बहुत बेहतर हो चुकी होती। तो इसका मतलब है कि उनको अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका उद्देश्य ही था कि उस क्षेत्र में जातीय अलगाव हो जाए, जातियां इतनी एक दूसरे से नफरत करने लगे कि बिल्कुल विभाजन हो जाए, मतलब एक राज्य ही बनाना पड़ जाए, जैसे भारत और पाकिस्तान बना था। नफरतें इतनी बढ़ गई कि ये लगा कि नहीं, अब इसका डिवीजन होना बिल्कुल ज़रूरी हो गया है। मतलब हमारे जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे वो भी बेचारे मजबूर हो गए। अब तो वहाँ की जो दोनों समुदाय हैं एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते हैं। हाँ, वहाँ की बिल्कुल। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो बिल्कुल एक दूसरे को नहीं देखना चाहते हैं और एकदम नफरत का माहौल हो गया है। कुछ मीडियोकर आदिवासी समुदाय भी हैं जो दोनों से मिलते जुलते हैं, उनके लिए भी खतरा है। अगर वो कुकी से मिलते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं, वो मैतेई से मिलते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं। जो उदार वर्ग है वो भी परेशान है। जो एक उदार समुदाय है उसको भी मजबूर होना पड़ रहा है कि वो दोनों से कट जाए। जो बीच वाले होते हैं ना, जिनके हालात खराब हो जाते हैं, उनसे कहा जाता है अरे तुम उनसे मिल गए, फिर वो कहता है अच्छा तुम उनसे गए, तो उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। भरोसे की प्रॉब्लम है, भरोसा नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि भरोसा ना होना एक राष्ट्रीय प्रॉब्लम हो गई है? अब हमें कहीं भी भरोसा करने में डर लगता है। कैंसर की दवाई बता रही हैं आप, वायल्स पता नहीं असली हैं नकली हैं, दवाइयाँ असली हैं कि नकली हैं, डॉक्टर असली है कि नकली है, दूध पनीर नकली है, खोया नकली है। आपके मेस में क्या हालात है? खाना पीना कैसा बनता है? खाना पीना तो बहुत बुरा है, और मतलब टेस्ट की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी नहीं लगती है उसमें कुछ। खाने में न्यूट्रिशन नहीं है। हाँ, बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं है। प्रोटीन्स की भारी कमी है, कुछ भी नहीं रहता है। और मतलब पता नहीं जैसे क्या देते थे। थाली में जब राजमा आता है तो कितने राजमे होते हैं उसमें? थाली राजमा का ऊपर तो ग्रेवी ही दिख रही होती है, बस नीचे से राजमा खोज के निकालना पड़ता है। अच्छा, मतलब 2-4 दाने मुश्किल से। हाँ, मिल जाते मैंने एक बार देखा था प्राथमिक विद्यालय का एक थाली देखी थी मैंने प्राथमिक विद्यालय की, जिसमें बच्चे खा रहे थे मिड डे मील।
किसी ने इत्तेफाक से डीपी लगाई थी, जो जिनको हम जानते थे, वो प्रिंसिपल हैं। तो मैंने ध्यान से पूछा, मैंने उनसे पूछा कि ये खाने में क्या है, क्या पेश किया गया है। तो उन्होंने बताया कि चने की दाल, चने की सब्जी और पूड़ियाँ। तो मैंने कहा ये तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, चना चना तो इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसको तो वो कंपनी बना रही है जिसको सरकार ने पुरस्कृत किया है। हम्म। तो मतलब सरकार की पुरस्कृत कंपनी मिड डे मील प्रोवाइड कर रही है और उसमें चने की सब्जी में चना ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपके मेस में जो राजमा बनता है उसमें राजमा नहीं है, बाकी सब है। हाँ, ग्रेवी में इतना मसाला होता है, एक्स्ट्रा तेल मसाला यही सब रहता है कि मतलब ऐसी ग्रेवी कि आप खा ही नहीं सकते। राजमा इतना बुरा कि राजमा कभी खाने का मन ही ना करे। फिर दोबारा कहना पड़ता दूध है मिलता कि है? दूध दूध पहले दे देते थे चाय के साथ सुबह नाश्ते में, अब वो भी नहीं देते हैं। रात में कभी कभी दे देते थे, अब वो भी नहीं देते हैं, मना कर देते हैं। एक्स्ट्रा मांग लो तो फिर कहते हैं आप एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने हर चीज वो कर रखी है कि ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। पता नहीं कितना सही दूध देते पनीर हैं। का भी तो कुछ पता नहीं है, पनीर हो सकता है नकली हो, क्योंकि बहुत हाँ सारे नकली नकली पनीर पकड़े जा रहे हैं। हाँ, पनीर का भी नहीं पता है कि मिड क्या। डे मील में आपने देखा होगा, एक वीडियो बहुत सर्कुलेट करता है। मिड डे मील में एक आंटी जी बाल्टी लेकर बैठी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या पाउडर मिला रही हैं, और फिर वो एक बाल्टी दूध बन के तैयार हो जाता है और फिर वही दूध डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मिड डे मील के बच्चों को। अगर वह कोई केमिकल होगा तो उस कभी पता चल पाएगा कि इस बच्चे को, या बच्चा क्यों मारा गया, बच्चा क्यों मरा, दूध पी के मरा कि कुछ और पी के मरा, इन्फेक्शन किससे हुआ, पता ही नहीं चलेगा। अभी एक खबर और पता चली थी कि बिहार में बच्चों ने नकली शराब पी ली और मर गए। उनके बाथरूम में वो कार्टन रखा हुआ था जिसको वो कोल्ड ड्रिंक समझ रहे थे, वो था कोल्ड नहीं था, बाकी वाला था, ड्रिंक था, हम्म। पी के मर गए। तो मणिपुर वाली खबर तो आपने बताई नहीं, क्या बता रही थी आप मणिपुर के? हाँ, मणिपुर वाली जो खबर है उसमें ये था कि 7 अप्रैल को हिंसा भड़की थी वहाँ पर दोबारा से। और अब 3 साल हो गए हैं, मतलब 3 साल होने ही वाले हैं। 3 मई को 3 साल हो जाएंगे मणिपुर की हिंसा को शुरू हुए। तो अब वहाँ पर जो हमारे गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, वो मतलब अभी तक कोई सोल्यूशन निकाल नहीं पाए हैं इस बारे में कि। उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला, 3 साल मतलब 28 महीने तक लगभग उन्होंने कुछ नहीं किया, और उसके बाद एक नया मुख्यमंत्री दिया, यही सोल्यूशन था उनका। हाँ, और वो भी फेल साबित हो गए क्योंकि अभी 7 अप्रैल को फिर से हिंसा भड़की वहाँ पर, जिसमें 4 दिन के अंदर 5 लोग फिर मारे गए। आपको पता है कि वहाँ पर जहाँ हिंसा भड़की, जो सीआरपीएफ का कैंप था, वहाँ पर पहले एक बोर्डिंग स्कूल था। अभी आप देखेंगी तो वहाँ बिल्कुल मैदान है, कुछ नहीं है। अच्छा। यही सब है वहाँ पर, जो जो मैनेजमेंट वहाँ चल रहा है और जिस तरीके से ये चीज़ों प्रधानमंत्री को देख कहते रहे थे हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा होता तो इतना नहीं कर पाता। तो आपको नहीं लगता कि उनका जो जोर है, उनका सारा जो जोर है वो अशिक्षा पे ज्यादा है? आपके नई जनरेशन के लोग बाबा बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल। क्यों भाई? आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव साधु कौन लगता है? मतलब साधु तो वो है नहीं, साधु तो एक बात होती है, एक थॉट होती है, ये तो प्रोफेशन हो गया है, हम्म। नौकरी। हम्म। क्या है ये नौकरी? अरे कुछ नहीं, अभी तो जो एक बाबा है, मतलब चाइल्ड बाबा टाइप। चाइल्ड बाबा। हाँ, अभिनव अरोरा। तो वो आजकल काफी फेमस हो गया है। वो तो बहुत लग्जूरियस गाड़ियां खरीद बहुत रहा है। अनहेल्दी लड़का है, उसका तो हेल्थ बहुत खराब हाँ, है। अपने पापा के साथ बैठ के लग्जूरियस गाड़ियां खरीद रहा है, लग्जूरियस गाड़ियों में चल रहा है, इतना तो आप पैसा लोगों को कमा नहीं के। लगता कि आप लोग भी अगर बाबा बन जाते तो हाँ, काफी लग्जरी का लाइफ सोच होता? तो लेते हैं इतनी आसानी से अगर लग्जरी मिल जाती तो कितना कितनी बढ़िया बात है। इतना फिर हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वहाँ जो है हवा तो वो हवा में स्कूल भी सब। नहीं जाता? हाँ, स्कूल भी नहीं जाता। अब तो ऐसे और भी तमाम बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, जो यही कर रहे हैं। अब और बढ़ेगा, अब और उनको भी प्रेरणा मिल गई। बाबा वही लोग बन रहे हैं जो स्कूल नहीं गए। हम्म। एक यूथ का नाम तुमने लिया था, क्या लिया था? वो थे
बाबा कोई बागेश्वर, हाँ बागेश्वर, बागेश्वर धीरेन्द्र वो शास्त्री भी तो पढ़े लिखे नहीं है, हाँ। फिफ्थ तक ही पढ़ाई की है। यानी कि ये जो बाबागिरी है ये सीधे अशिक्षा से जुड़ी हुई है। और कौन कौन से बाबा हैं? अब देखा है उधर सोशल मीडिया पे तो आप लोग हैं नहीं, बहुत सारे तरह तरह के बड़े मतलब बहुत, जैसे भारत बहुत डाइवर्स है उसी तरीके से बाबा भी बहुत डाइवर्स है। वो बड़ी तरह तरह की कलाएं दिखाते हैं, कोई जीव निकालता है। काली माँ भी अब मेल काली बनने लगे। एक बाबा है जो मेल है पर काली माँ बना हुआ है, सोशल मीडिया पे देखा गया, मैंने देखा उसको। लोग ये ऑब्जेक्शन कर रहे थे अब कब से, मतलब मेल काली कब से हो गया? काली तो कम से कम माँ होनी चाहिए थी, लड़की महिला होनी चाहिए थी, बट ये बाबा काली माँ बना है लेकिन है मेल। हमें तो जैसे उन्हीं बाबाओं के बारे में पता चल पाता है जो एकदम ग्लोबल बाबा होते हैं। अच्छा, ये बात समझ में नहीं आती कि चलो ठीक है बाबा बन गया, पर ये भीड़ कहाँ से आती है? इतनी सारी भीड़ कैसे इकट्ठी हो जाती है? रूमर्स, मतलब जैसे रूमर्स फैलते हैं कि अब किसी ने जाके बता दिया अरे उन बाबा की वो चीज़ बहुत काम कर गई, तो लोग सोचते हम भी चलो कुछ ना कुछ करवा लेते हैं, हमें भी दिक्कत, क्योंकि समस्याएं लोगों के पास अथाह हैं, बहुत समस्याएं हैं एकदम, मतलब वो चाहते हैं कि उनका निवारण हो जाए किसी तरीके से, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े। तो वो सोचते हैं कि अगर ये तरीका हम अपना सकते हैं, अगर कुछ इसका फ़ायदा हो तो हम वो भी कर लें, तो इसलिए वो बाबा के पास जाते हैं। और फिर अगर तुक्के से कभी कुछ सही बैठ गया तो फिर बस अब वो बाबा फेमस हो गए कि अरे उन्होंने तो हमारा सब ठीक कर दिया, ये कर दिया, अब हमें कोई समस्या नहीं होती है, अब ये दिक्कत नहीं है, वैसी दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या लगता है? अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास फैल रहा है, तो लोग मतलब कोई एक व्यक्ति विश्वास कर लेता है और अगर उसका कुछ सही हो गया तो बाकी लोगों को वो बताता है, तो बाकी लोग भी उसमें आ जाते हैं कि हाँ